आज हम गुप्त काल पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रवादी इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल स्वर्ण काल है। यह अवधारणा कितना सही है कितना गलत है, मेंस में यह विवेचन का विषय होता है, हिस्ट्री ऑप्शनल में। मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हैं यह कपोल कल्पना है। मेरा भी मानना है कोई भी काल इस भौतिकवादी युग में स्वर्ण काल हो ही नहीं सकता है। स्वर्ण काल का मतलब होता है चहुदिक विकास, चतुर्दिक विकास। ऐसा किसी काल के संदर्भ में नहीं किया जाता है। और जहाँ तक प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में देखें तो क्या इसको सर्वश्रेष्ठ काल कहना भी संपूर्णता से उचित होगा या नहीं होगा, इसका विश्लेषण हम अंतिम में करेंगे जब हम गुप्त काल के राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, कला, साहित्य पर विवेचना कर लेंगे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। और उसकी विवेचना के बाद जो मेरा निष्कर्ष होगा उस समय हम बता देंगे कि यह था क्या। अगर प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहले हम राजनीति पर चर्चा करेंगे कि राजनीति कैसी थी। राजनीति दो शब्द में रखिएगा, एक ये विकेंद्रीकृत थे, विकेंद्रीकृत, क्योंकि सामंतवाद अपने चरम पे आ गया था। सामंतवाद के कारण जो यहाँ की व्यवस्था हुई थी वो विकेंद्रीकृत थी। तो राजनीति विकेंद्रीकृत थी, प्रशासनिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी। पहले हम राजाओं के बारे में चर्चा कर लेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर लेंगे, तब हम प्रशासन को देखेंगे। इस वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था, परंतु वास्तविक संस्थापक जो था वह चंद्रगुप्त प्रथम था। संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त था, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। और इसका कार्यकाल 319 से 355 एडी है, 319 to 355 एडी। अगर इसके बारे में हम संदर्भित करें तो सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था गुप्त का, एक। दूसरा, सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था। और तीसरा, गुप्त सम्मत जारी करने वाला यह शासक था। 319 एडी को गुप्त सम्मत या बल्लवी सम्मत कहते हैं। बल्लवी सम्मत ये भी इसी ने जारी किया। और इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट जो आपको जानना जरूरी है वह है कि इसने कुमार देवी प्रकार के सिक्के जारी किए। कुमार देवी प्रकार या राजा रानी प्रकार, याद रखिएगा बहुत पूछता है, राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए। ये किसकी याद में था? तो ये लक्ष्मी राजकुमारी, लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। कुमार देवी से विवाह किया था, उसी की याद में कुमार देवी प्रकार या राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए थे। इसकी महत्ता इससे भी नजर आती है, जब हम समुद्रगुप्त पढ़ेंगे तो जो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को संबोधित किया गया है तो लिच्छवीय दोहित्र यानी लिच्छवी का नाती, लिच्छवीय दोहित्र। तो आप लिच्छवी का आप 6th सेंचुरी बीसी में भी महत्व देख रहे होंगे और इस काल में भी लिच्छवी का महत्व काफी रहा है। ठीक है, तो इस संदर्भ में आप जो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में इतना आप जान लेंगे तो ये समझ जाएगा।
उसके बाद अगर हम देखेंगे तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था। जब प्रतापी का सर्वश्रेष्ठ मतलब नहीं होता है, सैनिक गुणों के कारण प्रतापी सम्राट उसको माना जाता है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के संदर्भ में एक तो आप जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में इसके विजय अभियानों का वर्णन है। विजय अभियान का वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति में। मैंने कहा कि इसमें इसको संबोधित किया गया लिक्ष्य दोहित। इसमें वर्णन है कि इसने प्रथम अभियान में 9 आर्यावर्त के राजाओं को पराजित किया। उसके बाद उसने अपने दक्षिण अभियान में 12 राजाओं को पराजित किया, परंतु उसका राज्य अधिग्रहण नहीं किया, बल्कि उपहार लेकर छोड़ दिया। और तीसरा फिर दूसरे दौर में आर्यावर्त की फिर 9 राजाओं को उसने किया। मोक्षानुग्रह नीति कहते हैं इसको, दक्षिण के राज्यों के विशेष संदर्भ में, क्योंकि उस समय दक्षिण के राज्य को जीतकर साम्राज्य मिलाना और वहां सुदृढ़ शासन व्यवस्था देना मुश्किल था। तो एक अप्रत्यक्ष नीति अपनाई गई, जिसका बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी अनुसरण किया, जिससे उसको आर्थिक लाभ भी हुआ और राजनीतिक लाभ भी हुआ। लेकिन उस नीति को मोहम्मद बिन तुगलक ने उलट दिया, तो उसके कारण दक्षिण में मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। उसी तरह दक्षिण में औरंगजेब को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो समुद्रगुप्त की जो नीति थी वो ज़्यादा बेहतर थी दक्षिण के संदर्भ में, खास के यातायात के साधन, संचार के साधन के नहीं उपलब्ध होने के कारण। लेकिन अगर समुद्रगुप्त के बारे में अगर और हम देखेंगे तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति यहाँ जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख के बारे में जानिए। यही जो प्रयाग प्रशस्ति यहाँ छपा हुआ है, यह कौशाम्बी से लाया गया था। कौशाम्बी से अकबर के द्वारा लाया गया था और इसी में अशोक, मैंने पिछले क्लास में बताया था, अशोक और जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। अशोक और जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है और इसमें शायद बीरबल की भी चर्चा है, बीरबल की भी चर्चा है इलाहाबाद स्तंभ लेख में। उपाधि के संदर्भ में कई बार पूछे जाते हैं। एक तो वी.ए. स्मिथ इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहता है, ये ध्यान में रखेंगे। वी.ए. स्मिथ इसे भारत का नेपोलियन कहता है। उसके बाद इसने खुद उपाधि धारण की थी धरणीवंध। तो पूछता है गुप्त कौन सा शासक जिसने धरणीवंध की उपाधि धारण की थी? दैट इज समुद्रगुप्त। किसको पृथ्व्या प्रथम वीर कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, प्रथम वीर, तो ये भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए, लेकिन एक सिक्का को बराबर परीक्षा में पूछा जाता है, वीणा वादन प्रकार का सिक्के, वीणा वादन प्रकार का सिक्का, जिसका मतलब है, जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि वो महाकवि था। पूछा जाता है कौन सा गुप्त शासक जिसको महाकवि कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को, और वो सिर्फ वीणा वादन प्रकार के सिक्के के आधार पर इस तरह से निर्धारित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये बहुत महत्वपूर्ण शासक था। मेरे अनुसार इसी के उपलब्धियों के आधार पर गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से उसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन कला साहित्य के विकास, कला साहित्य विज्ञान के विकास के दृष्टिकोण से चंद्रगुप्त द्वितीय का काल काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है वह जो आरंभिक का जो समय है वो काफ़ी संघर्ष का समय है, जिसका वर्णन विशाख दत्त द्वारा
अपनी रचना देवी चंद्रगुप्तम में किया गया है। देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में यह वर्णन है कि समुद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ रामगुप्त, जो इसका बड़ा भाई था। लेकिन रामगुप्त ने शकों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसमें जो वर्णन है, शकों की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पत्नी ध्रुवल देवी को सौंप दिया। इससे क्रोधित होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम ध्रुवल देवी को शकों से की चंगुल से निकाला, फिर रामगुप्त की हत्या कर गुप्त वंश का शासक बन बैठा और फिर उसने ध्रुवल देवी से शादी की। और आगे उसने कुबेर नागा से शादी की, नागवंशीय राजकुमारी, जिससे प्रभावती नामक पुत्री हुई। और इसी प्रभावती नामक पुत्री ने का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ, जिनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। और प्रभावती गुप्ता जो है वो वकाटक की संरक्षिका बनकर के शासक बनी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और उसके उपलक्ष्य में उसने सकारी की उपाधि धारण की। ध्यान में रखिएगा, किसकी उपाधि धारण की? सकारी की उपाधि धारण की। और रुपयक नामक चांदी के सिक्के, चांदी या रजत के सिक्के जारी किए। एक ही चीज है, रुपयक नामक चांदी के सिक्के जारी किए। उसके बाद अगर गौर करेंगे उस संदर्भ में, एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके दरबार में नवरत्न रहते थे। 3 चीज याद रखिएगा। एक तो कृष्णदेव राय के समय में अष्टदिग्गज, दूसरा अकबर के समय नवरत्न, और नवरत्न की वास्तविक शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के संदर्भ में ही होती है। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जरूर उसने सकारी की उपाधि धारण की और उसी ने वो पहला शासक था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक यही था, शकों को पराजित करने का। हम इस अभी वापस आते हैं कि जो नवरत्न कौन कौन थे। तो एक तो कालिदास, आप जानते हैं, जो महाकवि थे, कालिदास। दूसरा धन्वंतरी, जो महान आयुर्वेदाचार्य थे। तीसरा छपनक, ये रत्न फलित ज्योतिष के विद्वान थे, परीक्षा में पूछा जाता है। छपनक किसके विद्वान थे? रत्न फलित ज्योतिष के विद्वान थे। उसके बाद अमर सिंह, ये कोशकार थे, डिक्शनरी लिखने वाले थे, अमर सिंह। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बेताल भट्ट, ये जादूगर थे। फिर शंकु, ये वास्तुकार थे। घटपरकर, ये कूटनीतिज्ञ थे। वड़ामहीर, खगोल शास्त्री थे। इस तरह के जो इनके नवरत्न थे। हालांकि इन नवरत्नों के अलावा भी उस काल में कई ऐसे विद्वान हुए जिसके हम आगे चर्चा करेंगे। इसके समय में एक व्यक्ति आया था, फाहियान, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाहियान आया था 399 BC टू 414 BC तक, AD तक, 399 AD टू 414 AD तक यह फाहियान भारत में रहा था। और इसने काफ़ी कुछ भारत के बारे में वर्णन किया है। वो कहता है कि यहाँ का जो दंड विधान, मध्य देश जहाँ पर गुप्तों का राज था, एक यूनिक है कि यह गुप्त राजा के बारे में चर्चा नहीं करता है। इतना महान शासक था लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में चर्चा नहीं करता है, लेकिन मध्य देश की चर्चा कहता है। और वो कहता है कि यहाँ दंड विधान मृदु थे, इसके बावजूद अपराध नहीं होते थे। लोग सुखी और संपन्न थे। लोग मांस, लहसुन
नहीं खाते थे, चंडाल खाते थे। और इसके अलावा ये इसने पाटलिपुत्र अलग अलग नगरों का दौरा किया। जब वो कपिलवस्तु गया तो वो शहर उसको उजरा हुआ हो पाया। परीक्षा में एक बार बीपीएससी में पूछा कौन फायान की यात्रा के समय कौन सा नगर उजरा हुआ था, तो दैट इज कपिलवस्तु, वो उजरा हुआ पाया। पाटलिपुत्र के राजप्रसाद को देखकर उसने कहा कि जैसे लगता है इसको दैत्यों ने बनाया है। उसके बाद वापस आते हुए वो ताम्रलिप्ति गया, जहाँ ताम्रलिप्ति में उसने 24 विहार देखे। और इसी ने वर्णन किया है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में जो क्रय विक्रय होता था वो कौड़ी के द्वारा होता था। विशेषकर बंगाल में उसने कौड़ी के क्रय विक्रय के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। अगर इसके बाद के शासक को देखेंगे तो कुमारगुप्त महत्वपूर्ण है, जिनका नाम कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय भी कहा था। उनकी उपाधि थी महेंद्रादित्य। ये एक महत्वपूर्ण शासक थे। इसके बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो इसके सिक्के, ये मयूर अंकित सिक्के होते थे। मयूर अंकित सिक्के यानी ये कार्तिकेय के उपासक थे। और ये परीक्षा में पूछा जाता है कार्तिकेय प्रकार के सिक्के या मयूर अंकित सिक्के का गुप्त युग में किसने प्रयोग किया है, तो दैट इज कुमारगुप्त। सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त ने ही जारी किए थे। इसमें एक अभिलेख के बारे में आपको जानना जरूरी है, मंदसौर अभिलेख। ये बहुत जरूरी है। मंदसौर अभिलेख जो है, इसमें तंतुवाई श्रेणी यानी बुनकरों के द्वारा सूर्य मंदिर के दान की बात की गई है। सुंदर मंदिर के दान की बात की गई है। मंदसौर अभिलेख में इसकी चर्चा है। इसके बाद का शासक हम देखेंगे तो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के संदर्भ में कहा जाता है कि उसके समय में उसने पर्णगुप्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया और उसी के कुलपति चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया, जिसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में स्पष्ट रूप से मिलता है। इसके समय में मिहिर कुल ने, इसके समय में हूनों का आक्रमण हुआ, भयानक आक्रमण हुआ, लेकिन स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया, जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में स्पष्ट रूप से मिलता है। हूनों के आक्रमण के संदर्भ में कुछ और जान लें, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दूसरा जो अभियान था वो तोरमान का था, वो भी पराजित हुआ। और तीसरा जो उसका सबसे योग्यतम शासक था हूनों का मिहिरकुल, उसका आक्रमण हुआ। उसको नरसिंह बालादित्य गुप्त ने पराजित किया और फिर मालव शासक शासक यशोधर्मन ने भी उसे बुरी तरह से पराजित किया। लेकिन हूनों के आक्रमण के बारे में कहा था, हूनों के आक्रमण ने गुप्तों की शक्ति को कमजोर कर दिया, जिसके कारण गुप्त अंततः पराजय के शिकार हो गए। इसके अलावा हून के संदर्भ में एक और कहा जाता है कि हून ने ही रोमन साम्राज्य को तहस नहस कर दिया, जिससे गुप्तों का व्यापार रोम साम्राज्य से खत्म हो गया। और तब गुप्तों को की जो निर्भरता है व्यापारिक संदर्भ में, वो दक्षिण पूर्व एशिया की ओर कन्वर्ट हो गया। प्रशासन के बारे में देखिए, गुप्तों का प्रशासन कैसा था। मैंने आरंभ में कहा कि विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था ज़्यादा हावी थी। सैनिक रूप से, आर्थिक रूप से भी गुप्त शासक सामंतों पर निर्भर रहे। इसके कारण उनको आगे चल करके बहुत परेशानी हुई। ये दोनों कारण जो है आगे चल करके पतन का कारण बना। विशेषकर इस काल में ब्राह्मणों के भूमि अनुदान देने से
खासकर अग्रहार देने से सामंतवाद का ज़्यादा विकास हुआ है, जिसने विकेंद्रीकृत शासन को आगे बढ़ाया। लेकिन उस पर हम चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विशेष रूप से शासन के मुख्य अधिकारी, ये भी बराबर परीक्षा में यूपीएससी में पूछे जाते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। एक दंडपाशिक या एक पुलिस अधिकारी होता था, लेकिन पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता था वो महादंड नायक होता था, और यह फौजदारी विभाग का, फौजदारी न्यायालय का भी अध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद गलाधिकारिक या सेना विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रथम कायस्थ यह लेखा विभाग का प्रमुख होता था। संधि विग्राहक जो हरिसेन था, यह युद्ध और संधि का मंत्री था, यानी युद्ध और विदेश विभाग यह संभालता था। एक शब्द है कुमारमात्य, ये बड़ी बार परीक्षा में पूछा आता है कि कौन सा पद है जो आधुनिक आईएएस के समान है, तो कुमारमात्य ये आईएएस के समान है। इसके अलावा है ध्रुवाधरकर्णिक। ध्रुवाधरनिक ये जो है धान्य के जो संग्रह होता था, उसमें राज्य के हिस्से यानी राजा के हिस्से को संग्रह करने वाला अधिकारी जो था वो ध्रुवाधरकर्णिक था। इसके अलावा अगर प्रांत जिसको भुक्ति कहा था उसका राज्यपाल को ऊपरी कहा था, जिला को विषय कहा था। ये एक इंपॉर्टेंट शेप है प्रशासन के संदर्भ में। जिस काल के लिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है मेरे अनुसार, क्योंकि हम जब अर्थव्यवस्था और समाज को हम सबसे लास्ट में लेंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता अर्थव्यवस्था और सामाजिक दृष्टिकोण से यह काल स्वर्ण काल था, लेकिन जिस दृष्टिकोण के लिए इसे स्वर्ण काल कहा जाता है वह था कला एवं साहित्य के विशेष संदर्भ में, या धार्मिक समन्वय के विशेष संदर्भ में इसको हम देख सकते हैं। अगर धार्मिक रूप से देखेंगे तो शासक वैष्णव धर्म का अनुयायी होने के बावजूद, जितने भी गुप्त शासक थे वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, मत के अनुयायी थे। इसके बावजूद उनके यहाँ शैवों का भी प्रचलन हुआ है, जैन और बौद्ध धर्मावलंबी का भी अभिवृद्धि हुई है। तो आप कह सकते हैं धार्मिक सहिष्णुता का काल था, धार्मिक समन्वय का काल था। इसके अलावा इसको हिंदू पुनरुत्थान काल भी कहा जाता है। हालांकि ये कितना सही है ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू पुनरुत्थान काल शब्द का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं था, सनातन धर्म था। तो आप इस शब्द की जगह आप ये लिख सकते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पुनरुत्थान काल था। लेकिन पीटी में कई बार देखा हिंदू पुनरुत्थान का काल क्या है, तो गुप्त काल, उसकी जगह होना ही चाहिए था ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पुनरुत्थान काल था। इसी काल में मंदिर स्थापत्य, सनातन धर्म हिंदू धर्म में मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ। हिंदू धर्म में मंदिर निर्माण की परंपरा इसी काल में शुरू हुई, या हिंदू देवी देवताओं की पूजे की बात भी इसी काल में शुरू हुई। एक तो और एक हरिहर शब्द आया है, यानी विष्णु और महेश का, एक ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति का ही कंसेप्ट इसी में आया है। फिर शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप इसी काल में आया है। तो धर्म के दृष्टिकोण से एक तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था पुनरुत्थान काल हो सकता है, लेकिन यह समन्वय का काल था, सहिष्णुता का काल था, जब विभिन्न शासक, विभिन्न जितने पदाधिकारी थे इसके, उसमें कुछ शैव धर्मावलंबी थे, कोई बौद्ध धर्मावलंबी थे, यानी शासक को अपने निश्चित, आपने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने आप की उपाधि धारण की थी परम भागवत। चंद्रगुप्त अपने आप को कहता है देवगुप्त, देवों का देवगुप्त, उसके बाद परम भागवत ये उपाधि धारण करता है, जिसे लगता है वो वैष्णव मत का अनुयायी था। और अगर हम इसके ज्ञान विज्ञान के संदर्भ में देखेंगे तो इस काल में कई अनोखी पहल देखी गई है। एक तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, जो आज भी आपको दिल्ली में दिखाई देगा, यह रासायन विज्ञान की उत्कृष्टता को दर्शाता है। लगभग 1600 वर्ष हो गए हैं
और वह लौह स्तंभ वैसे के वैसे ही है। कहा था इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेप लगा हुआ है, वैज्ञानिक तरीके से खोजा गया है, और इस तरह का लेप लगाया गया है जिससे कि आज भी वह उसी तरीके का है। तो रासायन विज्ञान की बेहतर समझ होगी, यह सिद्ध होता है। इसके अलावा अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में देखेंगे या गणित के क्षेत्र में देखेंगे तो यह काल चरमोत्कर्ष का काल कह सकते हैं। ज्यामिति का जो साइन थीटा कॉस थीटा का जो संदर्भ है वो इसी काल की देन है। जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था उससे कई सौ वर्ष पहले वराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। उसी तरह आर्यभट्ट ने पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत की पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसके कारण सूर्योदय या सूर्यास्त होती है। तो खगोल से संबंधित जिसके लिए कोपरनिकस, न्यूटन, गैलीलियो जाने जाते हैं उसका कंसेप्ट हमारे यहाँ पहले से था। उसके बाद दशमलव प्रणाली का विकास भी इसी काल में माना जाता है। और अगर हम देखेंगे गणित को पृथक विभाग के रूप में आर्यभट्ट ने सेट किया है। धन्वंतरी आप जानते थे प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, चक्रपाणि भी एक आयुर्वेदाचार्य थे, और वाग्भट ये भी अष्टांग हृदय के रचयिता थे। एक पलकप है, हस्तायुर्वेद के प्रमुख थे, यानी हाथियों पर जो क्योंकि सेना में यूज होता था तो उसकी चिकित्सा से जुड़ा एक पलकप थे। एक नवनीतकम एक पुस्तक है जो चिकित्सा शास्त्र से जुड़ा हुआ है। साहित्यिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कालिदास जिसकी स्पष्ट चर्चा ऐहोल अभिलेख में मिलता है, उस काल के संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। और आज भी तुलना करेंगे तो उन जैसा नाटककार शायद पैदा होना संभव नहीं है, और इसीलिए उनकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है, आधुनिक शेक्सपियर। इनकी रचना अभिज्ञान शकुंतलम भारत की पहली रचना है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। कई रचनाएं की अभिज्ञान शकुंतलम के अलावा मेघदूतम, मालविका अग्निमित्र, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशी, कई रचनाएं इन्होंने की कालिदास ने। उसके बाद विष्णु शर्मा जिसने पंचतंत्र लिखा। पंचतंत्र की कहानियां इतनी प्रसिद्ध हुई, कहा जाता है कि अरब वासियों ने जब यहां आक्रमण किया था तो उन्होंने ही विष्णु शर्मा के पंचतंत्र के आधार पर अरब में अरेबियन नाइट्स लिखा था। अरेबियन नाइट्स की स्टोरी जो है विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से प्रभावित है। अमर सिंह के द्वारा जो अमरकोश लिखा गया है वह तत्कालीन समय में एक महान डिक्शनरी बुक के रूप में खाता था। उस काल में एक विशाख दत्त हुआ करते थे जिनकी दो रचना काफी प्रसिद्ध है। एक तो मैंने भी चर्चा किया है देवी चंद्रगुप्तम जिसमें रामगुप्त की हत्या और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजग्रहण की बात है, और दूसरा तो आप जानते ही हैं मुद्रा राक्षस, इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन है। यह काल जो है वह संस्कृत साहित्य के दृष्टिकोण से चरमोत्कर्ष का काल था। न तो इससे पहले और न आज तक संस्कृत साहित्य में जितनी उत्कृष्ट रचना इस काल में हुई वो उस कहीं भी किसी काल में नहीं हुई। एक और पुस्तक है ध्वन्यालोक जो साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो संस्कृत साहित्य की दृष्टिकोण से चरमोत्कर्ष का काल था, परंतु यह जो संस्कृत साहित्य की जो पहुंच थी वह कुछ मुट्ठी भर लोगों के बीच थी। यह राज दरबारों तक सीमित थी। जो साहित्य रचे गए वो राजाओं को आनंदित करने के लिए लिखे गए। आम लोगों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्त्री और शूद्र जो है प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। इतिहास की समझ पर प्रश्न उठाया जाता है। इस काल में लिखा गया था पुस्तक वायु पुराण जिसमें इतिहास की स्पष्ट परिभाषा दी गई है।
तो साहित्यिक दृष्टिकोण से यह काल चरमोत्कर्ष, खास के संस्कृत साहित्य के दृष्टिकोण से यह काल चरमोत्कर्ष काल के रूप में आप ले सकते हैं। कला के दृष्टिकोण से जब मैंने कहा कि मंदिर निर्माण की परंपरा की शुरुआत हुई, मूर्ति पूजा बहुतायात से होने लगा, तो मंदिर निर्माण की एक नई शैली विकास हुई। आप कह सकते हैं नागर शैली का जो विकास हुआ उसकी शुरुआत जो है वो गुप्त काल से ही मानी जाती है। जो सबसे प्रमुख मंदिर था देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और यह दशावतार मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है, पिरामिड नुमा शेप में है, पिरामिड नुमा शेप में है। एक और परीक्षा में बीपीएससी पूछा जाता है कौन सा गुप्तकालीन मंदिर ईंटों का बना है, दैट इज भित्री गांव। उसके बाद बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति भारत में कहाँ मिली है, तो वो सुल्तानगंज में, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा अगर एक धमेक स्तूप जो सारनाथ में है, ये भी गुप्त काल में बना था, और जरासंध का चबूतरा ये भी गुप्त काल में बना था। चित्रकला के दृष्टिकोण से यह काल एक नई शैली लेकर आया है। फ्रेस्को एंड टेम्पेरा विधि का इस्तेमाल किया गया, फ्रेस्को एंड टेम्पेरा विधि का इस्तेमाल किया गया, और 3 डायमेंशनल जो है पेंटिंग इस काल में प्रसिद्ध हुई। ध्यान में रखिएगा, फ्रेस्को एंड टेम्पेरा विधि और 3 डायमेंशनल पेंटिंग का शुरुआत हुआ है। अगर हम पेंटिंग को 2 पार्ट में बांटते, एक अजंता की पेंटिंग और एक बाघ की पेंटिंग। अजंता की पेंटिंग पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल से जुड़ा हुआ है पेंटिंग, जिसमें कहा था पारलौकिक, अजंता की पेंटिंग में आपको पारलौकिक पेंटिंग का स्वरूप दिखाई देगा, लेकिन जो बाघ जो है, बाघ में लौकिक पेंटिंग का स्वरूप दिखाई देता है। तो जो कला के क्षेत्र में भी जो इनके द्वारा जो मापदंड रखा गया वो आगे के लिए प्रेरणा के संदर्भ में दिखाता है। तो मेरे अनुसार से विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में इस काल को स्वर्ण काल कहने में संकोच नहीं होगा। लेकिन राजनीति के रूप में देखेंगे तो सामंतवादी व्यवस्था के हावी होने से, विकेंद्रीकृत शासन के होने से राजनीतिक रूप से यह बहुत बेहतर काल नहीं माना जा सकता है। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, सामंतवाद की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी। योग्य शासकों से भी तुलना करें तो क्या, अगर मौर्य काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था अशोक, तो अशोक की अगर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य से तुलना करेंगे तो अशोक कई गुना महान नजर आता है, क्योंकि साम्राज्यवादी इतिहासकार भी उसे अनपैरेलल्ड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। और अगर साम्राज्यवादी विस्तार के संदर्भ में भी देखा जाता है तो निश्चिततया समुद्रगुप्त से बड़ा साम्राज्य, बड़ा विस्तार, बड़ी विजय चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लेकिन B.A. स्मिथ ने चंद्रगुप्त मौर्य को न रख करके नेपोलियन, समुद्रगुप्त को उभार कर नेपोलियन कहा। ऑल्दो मैं नेपोलियन से भी संदर्भ नहीं है, ये दोनों जो शासक थे ये नेपोलियन से महान थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो B.A. स्मिथ ने जो पुस्तक लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें उसका उद्देश्य ये था कि विदेशी आक्रमणकारियों की महिमा मंडित की जाए। और मैंने कहा अभी है पिछले किसी क्लास में, 1/3 जो एंसेंट हिस्ट्री है वो सिकंदर को समर्पित है V.A. स्मिथ का। और उस सिकंदर की छवि को धूमिल करके, यूनानियों का जुआ उठार फेंक करके, जिसने मौर्य साम्राज्य की पताका 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैलाई, वो उसकी बड़ाई करने से बच गया, क्योंकि उसको लगता अगर ऐसे यूनानी और भारतीय संघर्ष को उस तरह से सेव करता तो वो यूनानी के लिए ठीक नहीं था या साम्राज्यवादी सोच के लिए ठीक नहीं था, इसलिए इसको फेंक दिया गया नेपोलियन। जबकि अगर आप एरिया वाइज भी देखेंगे तो गुप्तों का जो शासन था वो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास था, तो लगभग तिगुना की स्थिति में थी। समाज और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में देखेंगे
तो मैं मानता हूं यह काल पतन का काल था। अगर समाज में देखें तो समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। उस शिक्षा अब सिर्फ राजा राजकुमारियों बड़े घर के घरानों के लिए था, और वो भी घर में ही रह करके, और ज़्यादातर कला से संबंधित शिक्षा दी जा रही थी। आप प्रभावती गुप्ता के संरक्षिका बनने से न भ्रम में आए, क्योंकि उस पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का हाथ था। महिलाओं को भोग्या की वस्तु मानी जाती थी। अगर आप उस समय की रचना बादशाहन के काम सूत्र में देखेंगे तो मतलब उसमें ऐसा लिखा गया है कि वैश्याओं को प्रशिक्षित करने के लिए कई स्कूल खुले हुए थे। अगर उस काल की कला, चित्रकला पर देखेंगे तो वो मादकता और कामुकता का स्वरूप आपको दिखाई देगा। वो चल संपत्ति के रूप में स्त्रियों का इस्तेमाल किया जाता था। बाल विवाह, हालांकि बाल विवाह प्रथा प्रथा की शुरुआत निश्चित मरणोत्तर काल में हो चुकी थी, लेकिन बाल विवाह और पर्दा प्रथा का चरमोत्कर्ष इस काल में देखा जा सकता है। विधवा विवाह पर लगभग रोक लग चुका था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी इसी काल में मिलता है, 510 AD में एरन अभिलेख में, जब गुप्त राजा के सेनानी गोपराज की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी ने सती होना स्वीकार कर लिया। तो सामाजिक दृष्टिकोण से तो ये तो खैर स्त्रियों की स्थिति हो गई। और मैंने कई बार कहा है, जिस समाज में या जिस काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो, वो समाज किसी भी तरीके से बेहतर हो ही नहीं सकता। और समाज में ऊंच नीच की खाई बहुत चौड़ी हो गई थी। जो मनुस्मृति मरणोत्तर काल में लिखी गई थी, उस समय वैश्यों एवं शूद्रों की स्थिति मजबूत थी, वो उस समय लागू नहीं हो सकी। मनुस्मृति को अंशरसतः लागू किया गया गुप्त काल में, और वैश्यों एवं शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। उसके पीछे दो कारण थे। एक तो सामंतवाद के विकास के कारण व्यापार वाणिज्य ठप हो गया, उत्पादन का वो लाभ शूद्रों को न मिलने लगा, कृषकों की स्थिति भूदासों जैसी हो गई। तो शूद्र और जो वैश्य, जो धनी संपन्न थे, वो अब कमजोर हो गए, और तब उन पर थोपा जाने लगा। जो मनुस्मृति का जो संदर्भ है, जब धर्म का अध्ययन करने पे, पाठ करने पे जीवा काट ली जा रही थी, मौत के घाट उतार दिया जाता था, उसकी चर्चा इसी समय उसका परिपालन किया गया था। जैसे कि मैंने स्टोरी शायद पिछले क्लास में भी बोली थी कि एक शूद्र, ये मनुस्मृति में चर्चा है उदाहरण के रूप में, कि एक शूद्र घनघोर तपस्या कर रहा था पेड़ पे लटक करके। राजा ने कहा कि तुम कर्म तो अच्छा कर रहे, लेकिन तुम्हारे लिए कर्म नहीं है, और उसको मौत की घाट उतार दिया गया। फायाम ने भी लिखा है कि चांडालों की स्थिति कैसे थी, अगर वो नगर में प्रवेश करना होता था तो बजा के आना पड़ता था। और गुप्त काल में जो सामाजिक छुआछूत, सामाजिक विखंडन जो देखी गई, उसका कुप्रभाव गुप्तोत्तर काल में पड़ा और समाज विखंडित हो गया। जो भोगी वर्ग थे, ब्राह्मण और राजपूत, वो भोग विलास में डूबे रह गए, और जो कर्मण्य वर्ग थे, वैश्य और शूद्र, वो समाज की मुख्य धारा से बाहर निकाल दिए गए। इस कारण जब विदेशी आक्रांता आए तो इन भोगियों को धूल चटा दिया और संपूर्ण भारत को रौंद डाला। अगर ये कर्मण्य वर्ग इनके साथ मिलकर के युद्ध करते तो विदेशी आक्रांताओं का नामो निशान मिट जाता। लेकिन यह व्यवस्था हमारे ऊपर दाग है। ये जो सामाजिक व्यवस्था
ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा थोपा गया है वो दाग है, और जिसके कारण हमको हजारों वर्षों तक झेलना पड़ा। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो मरणोत्तर काल जो स्वर्ण युग कहा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, वो पृष्ठभूमि गुप्तों को मिली थी। इसके बावजूद गुप्त शासक इसको बरकरार नहीं रख सके। गुप्त शासक के यहां मैंने कहा सामंतवादी व्यवस्था का विकास हुआ। कृषक कितना भी उत्पादन करे सामंत को छीन लेते ही थे। तो सामंतों के डर से कि अब कुछ मिलने वाला नहीं है, कृषक अपनी भूमि छोड़ नहीं सकते थे। ज्यादा उत्पादित करें तब भी कुछ नहीं मिलने वाला है, तो प्रोडक्शन कम कर दिया। शिल्पगत कितना भी उत्कृष्टता दिखाएं उसका उचित मूल्य मिलेगा नहीं, तो सामंत भूमि का मालिक हो गया है। अग्रहार, ब्राह्मणों को दी गई अग्रहार भूमि के कारण यह सामंतवादी व्यवस्था और ज्यादा फैल गई। अधीनस्थ शासकों के रूप में सामंतवाद शब्द का इस्तेमाल अश्वघोष ने सर्वप्रथम किया था, लेकिन यह सामंतवाद निश्चित फर्स्ट सेंचुरी जो सातवाहनों के समय स्टार्ट हुई थी, यह चरमोत्कर्ष पे आ गया। तो यहां पे कृषकों की स्थिति बुदास जैसी हो गई। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन हुआ, शिल्पगत उत्पादन डाउन हुआ, और डाउन होने से व्यापार वाणिज्य ठप होने से जो स्वर्ण काल था वो धीरे धीरे पतन काल की ओर प्रवृत्त हो गया। निश्चितया सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने जारी किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा खोटे सोने के सिक्के थे। बयाना में जो सर्वाधिक मुद्राओं के जो भंडार मिले हैं, वहां भी यहां के तांबे के मुद्रे में भी खोट नजर आता है। सोने की जिस मुद्रा दिनार शब्द का इस्तेमाल किया था, दिनार एक लैटिन वर्ड है, वह एकदम खोटा था। व्यापार वाणिज्य ठप हो चुका था। जो बड़े बड़े नगर थे धीरे धीरे पतन की ओर अक्सर हो गए, जिसकी चर्चा फाहियान ने भी की। और एक आप मान के रखिए, फाहियान ने अपने वर्णन में किसी गुप्त शासक का चर्चा नहीं किया है, और ना ही गुप्त में उस गुप्तों के शासन व्यवस्था के बारे में कुछ लिखा है। वह दक्षिण के कुछ राजाओं की चर्चा करता है, खासकर कांचीपुरम में जाकर के उसने शिक्षा भी प्राप्त की थी। तो भू राजस्व जरूर 1/6 लिया था, लेकिन जो सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंत वसूलते थे और मनमर्जी से देते थे, क्योंकि गुप्त राजाओं के पास सेना अपना खड़े करने की शक्ति नहीं रह गई अर्थव्यवस्था की कमी के कारण। वे सैनिक रूप से भी सामंतों पर निर्भर रहने लगे, और इस कारण जब विदेशी आक्रमण हुए तो धीरे धीरे ये पराजय की ओर अग्रसर हो गए। जो व्यवस्था, जो ट्रेड एंड कॉमर्स मरणोत्तर काल में विकसित हुई थी, वो पतन की ओर चला गया। एक कारण इसमें एक और भी है कि हूनों के द्वारा रोमन साम्राज्य पर जो चोट की गई, रोम साम्राज्य का पतन हो गया। इस कारण रोम से व्यापार खत्म होने से भी कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया से एक नया व्यापारिक मार्ग खुल जरूर गया था। हालांकि श्रेणी व्यवस्था इस समय भी कायम रही। भंडारगार की कारवाओं का नेता होता था, वो ट्रस्टी का काम कर रहा था, श्रेणी बैंकिंग व्यवस्था का काम कर रहा था, प्रशिक्षण का काम कर रहा था। लेकिन क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था में उचित नहीं मूल्य मिलना खत्म हो गया, तो धीरे धीरे उत्कृष्टता खत्म होती गई। और इस कारण मेरा मानना है कि गुप्त काल
का जो स्वर्ण काल है वो कालिदास जैसे महाकवियों के लिए स्वर्ण काल है, या उनके द्वारा चर्चित राजाओं के लिए स्वर्ण काल हो सकता है। लेकिन उस साहित्य के भीतर, या वो साहित्य जो उमड़ा है, जिसके शोषण पर उमड़ा है, किसानों के शोषण पर उमड़ा है, निम्न जातियों के शोषण पर उमड़ा है, उसके लिए दयनीय काल था। सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक विखंडन के संदर्भ में देखेंगे तो यह काल पतन का काल था। और इसी तीनों के कारण आगे चल करके हम विदेशी आक्रांताओं के गुलाम हुए। अगर राजनीतिक विकेंद्रीकरण नहीं होती, अगर सामाजिक व्यवस्था में इस तरह का विखंडीकरण नहीं होता, अर्थव्यवस्था को इस तरह से सामंतों के द्वारा खोखला न किया जाता, तो भारत जो विश्व गुरु हुआ करता था, गुरु बना रहता था। मैंने कहा था कि 33% विश्व व्यापार पर हमारा कब्जा था, और गुप्त काल के अंतिम समय में लगभग व्यापार वाणिज्य लगभग ठप सा हो गया। इसलिए इस काल को हम स्वर्ण काल नहीं मानते हैं। कुछ शब्द का हम और जो देते हैं कि इंपॉर्टेंट था, एक मेघवर्मन शासक था श्रीलंका का, ये याद रखिएगा, याद आ रहा है, मेघवर्मन श्रीलंका का शासक। इसने समुद्रगुप्त से बोध गया में मंदिर बनाने के लिए मांगा था। बोध गया में मंदिर बनाने के लिए मांगी थी भूमि। इसके अलावा धर्मचक्र जिन बिहार ये नालंदा में है, जो कुमार देवी के द्वारा बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय, जैसा कि आप जानते ही हैं, स्थापित किया गया था, जिसका बहुत आगे जाकर महत्व हुआ।